इसलिए आप ध्यान देना। चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 4 है। देखो एक बार, चैप्टर नंबर 4 होना चाहिए। और चैप्टर का क्या नाम है? नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु उस चैप्टर का लेखक है। ठीक है, चैप्टर का नाम यहाँ पर लाल पान का बेगम है। कौन सा चैप्टर है? लाल पान का बेगम। और चैप्टर का क्या नाम है? फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान देना, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। कौन सा गांव में हुआ था? औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और कौन से जिला में हुआ था? अररिया जिला। अररिया जिला है कहाँ? बिहार में है। कहाँ पर है अररिया जिला? बिहार में है। ठीक है, ध्यान देना। जिनका जन्म फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी में। प्रोजेक्टर में दिखाई दे रहा है साफ साफ? ठीक है, अब ध्यान देना। उनकी प्रारंभिक गढ़बनैली, सिमर, बनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर नेपाल। उनकी माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुआ था? विराटनगर नेपाल में हुई थी। और विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई थी। और ध्यान देना, रेणु ने, इसका मतलब फणीश्वर नाथ रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई? एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। और 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। देखो, 1990 से पहले तक नेपाल में जो है वो क्या था? राज शासन था। कौन सा शासन था? राज शासन था। फिर जो है 1990 में लोग आंदोलन किए और वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन हो गया। लोकतांत्रिक शासन होने के बाद फिर जो है कि 2002 में या 3 में से ही करके फिर राज शासन बन गया। और फिर जो है कि उसके बाद कुछ वर्षों के बाद लोकतांत्रिक देश बन गया। ध्यान देना। तो वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष रहे। और सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। और 11 अप्रैल 1970 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का देहांत हो गया। ठीक है, क्योंकि जन्म 1921 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुआ। कितने वर्ष तक जिए? ज़्यादा वर्ष तक नहीं जिए। लगभग जो है कि 55-56 वर्ष ले जिए। ठीक है, अब ध्यान देना। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थिति किया है और फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक है। उन्होंने कथा साहित्य के इतिहास अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि
विद्याओं को नई ऊंचाई दी और उनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, उपन्यास ठुमरी, अगिन खोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, उनकी कहानी संग्रह है ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, उनके संस्मरण है नेपाली क्रांति कथा। रिपोर्टर है, ठीक है। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। मैला आंचल उनका अच्छा लगा, ठीक है, वो चर्चित हो गए। आज समझे 1954 ईस्वी से बहुत पहले यानी 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी भट्ट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा दी और उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों में से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। और देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिए। और उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मक की टकराहट है और विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के अंतर्विरोध है और बिरादरीवाद की करवाहट है। तो दूसरी तरफ इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम वो ग्रामीण परिवेश की कहानी। कैसी कहानी है? ग्रामीण परिवेश मतलब गांव में रहने वाले लोगों की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। उनकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। ठीक है। अब ध्यान देना है, कहानी में आते हैं। कहानी क्या है? लाल पान की बेगम। तो यहाँ पर क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? कौन कहा? फणीश्वर नाथ रेणु ने टाइम निकालकर फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव में नाच देखने के लिए जा रहे थे। तभी अपने गांव की बात हो रही है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो गांव में एक लड़का था, इसका नाम है बिरजू। और बिरजू की माँ को तो है कि बिरजू के नाम से ही पुकारते थे कि बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। क्या कर रही थी? कूद रही थी। ठीक है। और अपने आंगन में 7 साल का लड़का
बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। जब किसी को 7 साल का लड़का था, इसका नाम था बिरजू। जब कोई बच्चा अभी मार खाता है तो क्या होता है? तुम लोग मार खाती होगी घर पर बचपन में, तो क्या होता होगा? एकदम जो है कि चिड़िया के जो है कि जमीन में लोटपोट होने लगती थी। क्या चाहे अगर मम्मी अगर नानी कन जा रही है, अपना नैहर जा रही है, तो क्या होता है? बचवा क्या करने लगता है? जिद करके कि हम ही जाएंगे। चिड़िया कर क्या होता है? चिड़िया कर जो है कि वो मिट्टी में लोटपोट करने लगता है। तो माँ भी क्या करती बेचारी, वो भी तो है कि साथ में ले जाती। तो चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई, है और सहुआइन की दुकान पर छोआ गुड़ लाने सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो, मैंने दिया बाती की बेर हो गई थी। आए आज लौट के जरा बागर बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह कर कूद फान कर रहा था। और बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। ठीक है, क्योंकि हरीश्वर नाथ रेणु ने क्या कह दिया था कि बिरजू की माँ नाच देखने चलेगी क्या। तो वो बेचारी जो है कि गुस्सा से पागल हो गई थी। गुस्सा में अपना बेटा बिरजू को भी एक थप्पड़ मार दिया। तो वो बेचारा जो है कि लोटपोट होके जमीने में नाच कर रहा क्या। और जो है कि गुस्सा ठंडाया नहीं। जब गुस्सा नहीं ठंडाया तब क्या हुआ? क्या 10 पेज का है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेज का तभी है ना समय, पढ़ाएंगे क्या। 10 बज गया तो क्या हो गया? पढ़ना नहीं है? अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 9 बजा, 9 बजे 10 मिनट हुआ। अभी पढ़ो, अभी है समय 10 बजे तक पढ़ाएंगे। क्या खाना पीना खा के आया ना सब? इन लोगों का 7:30 से क्लास है। खाना पीना खा के ना कम से कम थोड़ा नाश्ता भी कर लेना चाहिए, है कि नहीं? चलो ध्यान देना। तो पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ है, पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? कलेवा मतलब किसने खाया होगा? और बागर को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई थी। किसकी? मखनी फुआ। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बेचारी मखनी फुआ ही बोली। ठीक है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? तो ध्यान देना। फिर बिरजू की माँ कि आगे नाथ न पीछे पगैया न हो तब न फुआ। गुस्सा हो गया, गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में ठोस गई और बिरजू की माँ के हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया और
बेचारा बगार को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आए अर बकरी को बता रहा है आए आए बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। लेटे ही लेटे मतलब तो जमीन पर लेट रहा था क्योंकि उसको तो मार लगल था, एक चमाटा लगल था कि है ही रहे। तो ध्यान देना, तो बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू का भी भूत भागा। ठीक है, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। मतलब नीम के पास जो है कि पनभरनिया, मतलब हमको लगता है पानी भरने वाली, जो कि खिलखिला कर देख कर हंस रही थी। ठीक है, और बोली ठहर तेरे पप्पा ने बड़ा हटछुट्टा बना दिया है तुझे। बिरजू को कह रहा है क्योंकि वो बकरी को मार दिया था। बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। तो मखनी फुआ नीम के पास झुकी और कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बकही बात हुई का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट माने झूठ मतलब पंचुआ। ठीक है, मतलब 4 मन झूठ का पैसा क्या हो गया कि धरती पर पाँव ही नहीं पड़ रहा है। मतलब वो कहने लगा कि उसके बाद पैसा हो गया तो घमंड हो गया। ठीक है, अब देखो निसाब करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली बोलती फिरी है। और हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है कि बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा, और बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियाँ महंगी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया, नाच देखने वाली सब तो ऑन पौन कर तैयार हो रही है और रसोई पानी कर रही है और रसोई पानी कर रही है और मेरे मुंह आग लगे। क्या मैं टोकने गई सुनती हो? क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? तो ध्यान देना। नहीं। मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के ओठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई निकली। अरे रे हाँ वी रज्जू की मैया के आगे नाथ और न पीछे पगहिया न हो तब न आ। ठीक है, तो जंगी की पतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। जंगी की पतोह बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ आ रस्मे शीतल मिट्टी, यानी कि सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी तू 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सुनावक पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगड़ियाँ झूलती। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोज बोली बुलेट की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई और बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन मसोर कर रह गई और गोबर की ढेरी में
कौन ढेला फेंके? गोबर के ढेली में अगर ढेला फेंकेगा तो क्या होगा? छिटका उड़ के तुम्हारे मुंह पर पड़ेगा। देख लेना फेंक कर एक बार। जीभ के झाल को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी। अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मरोड़ कर चूल्हे में झोंक दूं। और दिन दिन बेचाल होती जाती है गांव में तो अब थेथर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुड़ लिया सीख रही होगी हरजाई। अरे चंपिया, जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल। कहाँ चल? नाच देखने चल। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम क्या होता है? बसती है। नहीं जानती हो? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक करके जलती रहती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़े। ठीक है, भक भक की बात जब बोला तो सब कोई क्या करने लगा? हंसने लगा। ठीक है, क्योंकि फुआ की टूटी हुई दांत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली कि शैतान की नानी। ठीक है, शैतान की नानी। तो बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चढ़िया दिया। बिरजू की माँ को क्या हुआ? कोई तेज आँख टॉर्च बार दिया, अपने आंखें को बार दिया। तो आंखों से क्या हुआ? चौनिया गया। तो ध्यान देना, 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने, जलनडाही मतलब जो जलने वाली औरत होता है उसको जलनडाही कहा जाता है। बहुत प्रकार का इसमें गाली है, लेकिन हमको समझ नहीं आएगा। जलनडाही जो औरत ज़्यादा जलती है किसी से, उसको जलनडाही कहा जाता है। इसे बहुत सारा गाली आ गया है, लेकिन हम क्या किए हैं, हमको समझ नहीं आया है। बताइए हम शैतान की नानी ये भी एक गाली है। भूत की नानी है कि नहीं? हाँ चलिए अब हो गया ये सब और ध्यान देना, चंपिया की माँ के आंगन में, चंपिया कौन थी? बिरजू की बहन थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती थी। ठीक है, तो पुराती थी, मतलब भुगभुगाती थी क्योंकि वो गाली बकती थी। ठीक है, और चंपिया की माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसी पात सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान को बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता, जो हम लोग भरता कहते हैं, बैगन की भरता हो जाएगी, मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को अंगुलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी। हाथवा पर मिठा रख लिया, ऐसे चाट चाट के खाई जा रही थी। तो मतरिया ने क्या किया? एक थप्पड़ मारा।
देखो। अरे रे रे फिर तो मुझे क्यों मारती हो? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सजा रे रे बढ़िया। सहुआइन हम किसको बोलते हैं? जो सहुआइन जो शाह, ठीक है, वो कानून सब जो होता है, जो जो तेल उल या ये सब धान उन सब फेंक के ले जाता है, ठीक है। सब तू जाकर और सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जर खा गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। हरजाई फिर कभी बाजे न मुड़ लिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। मतलब उसको गाली दे रही है, मारवत की है, कह रही है हाँ कि अपन दुकान पर जो है कि कुछ गाड़ के जड़ गाड़ के बैठ गई हुई है, हाँ कल्ला तोड़ दूंगी मार के, ठीक है। मैंने लात मार के कल्ला तोड़ दूंगी। हरजाई कहा से, ठीक है, कि बाज नहीं आ रही है, ऐसा समझे। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोरी सबसे। तो किसका कहना है? बिरजू की माँ का कहना है, ऐसा समझे। और ट्यूशन क्या कहा है वो हम नहीं बताएंगे, बता देंगे उसको समझेंगे तो सरदार से। हो गया सर जी अब ना। अरे बहुत सर अब हम लोग पर आई। यहीं तक रहने दे क्या? हाँ हाँ हाँ। हम लोग सर देख तो पूरा पढ़ेगा। तो चल लिखवाएंगे हम लोग। हाँ, याद पे जाओ तो। कराना है क्या? आधा घंटा में क्लियर हो जाएगा। अरे बस जब एक से कॉस्ट पढ़ाते तो को करना नहीं पड़ता। सर छोड़ दीजिए। अच्छा जी मुस्कान के अकेले बैठे पढ़ाइए हम लोग दूसरे। हाँ अच्छा बुक दादा बुक ना ये ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक? इसको टिक लगा लो, टिक लगा लो, इसको टिक लगा लो। कहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट बार जो है पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बार क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कर दी तो आज का क्लास कैसा लगा तुम लोग को? फीडबैक दो। चलो ठीक है। सर जी इतना अच्छा लगा